हाय गाइस, वनडे एग्जाम फैक्ट्री में आप सभी का स्वागत है। गाइस, आज हम लोग कंप्लीट करेंगे कृषि कृषि संबंध क्षेत्र। ठीक है, एग्रीकल्चर एलाइड सेक्टर यानी कृषि एवं संबंध क्षेत्र क्या है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड इसके एलाइड कौन कौन से सेक्टर है और ये न्यूज में क्यों रहा है। ठीक है, रिसेंटली जो बजट पास हुई है, ये बजट में किस किस चीज़ों पे कृषि क्षेत्र में काफ़ी फोकस्ड एरिया है, उस सारे चीज़ों को हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे। और ये जो है पीटी 365 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सभी को पता है कि ये 1 ईयर्स का कंपाइलेशन रहता है। जितने भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ होते हैं जहाँ से क्वेश्चन प्रीलिम्स में आने की संभावना रहती है, ये सारे इसमें कंप्लीट किया जाता है। तो ज़्यादा हम समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करेंगे। कुछ स्टूडेंट लोग का कमेंट आ रहा था कि मैम पीडीएफ, एक्चुअली मैं बता दूं कि गाइज मेरे को समझ नहीं आता है कि यार पीडीएफ वहाँ पे विदाउट लिंक कैसे पेस्ट करें। आप समझ रहे हैं मेरे बात को? क्योंकि मैंने अभी तक ये क्या बोलते हैं टेलीग्राम नहीं बनाई है, बिकॉज मैं नहीं चाहती कि अपना नंबर जो है आप समझ रहे हैं कि एक तो मैं लड़की हूँ, गर्ल्स हूँ, तो आप समझ ही रहे हैं बहुत सारे ऐसे बॉयज होते हैं जो डायरेक्ट वे में कॉल कर देते हैं। तो मैं नहीं चाहती कि मतलब कोई भी ऐसे बहुत सारे होंगे जो कॉल नहीं भी करेंगे, लेकिन कुछ कुछ लोग होते हैं ना कि नंबर निकालते कॉल कर देना। तो मेरे को इस चीज़ को थोड़ा डर लगता है, बट मैं कोशिश करूंगी कि हाँ मैं कोई ऐसा नंबर लेके या फिर जैसे हो, अगर हिडन हो सकता है नंबर तो जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी मैं टेलीग्राम बना करके एंड पीडीएफ प्रोवाइड कराऊंगी। ठीक है, मैं पूरा कोशिश करूंगी 100%। ठीक है, क्योंकि ये मुझे समझ नहीं आता ना कि हिडन वगैरह कैसे करते हैं या फिर और सारे उसमें फंक्शंस होते हैं। क्योंकि मैंने जो टेलीग्राम जो मैंने देखा यही कि यार उसका नंबर दिखता है एंड कोई भी कॉल कर सकता है। तो मेरे को थोड़ा सा ये फील होता है कि पता नहीं, आप समझ ही रहे हैं बहुत सारे किसी किसी के दिमाग में क्या रहता है, आई डोंट नो एग्जैक्टली। सो मुझे इसलिए थोड़ा सा हमने नहीं बनाया, बट मुझे अब लगता है कि टेलीग्राम बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सभी का यही डिमांड है कि पीडीएफ, और सही भी है पीडीएफ से क्विक एंड फास्ट डिवीजन हो सकता है। तो मैं पूरा कोशिश करूंगी बहुत जल्द मैं इसे आप सभी का डिमांड को पूरी करूं। ठीक है, चलिए हम ज़्यादा समय किल नहीं करेंगे, देन हम लोग स्टार्ट करते हैं। कृषि संबंध क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के एग्रीकल्चर सेक्टर क्यों न्यूज में है, तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने किसानों के जीवन आजीविका में सुधार के लिए 7 प्रमुख योजना को मंजूरी दिया है। ठीक है, तो ये प्रोग्राम जो है गवर्नमेंट का 7 प्रोग्राम, 7 ये योजना कौन कौन से है, इस योजना के तहत टोटल यानी कि 14,235.3 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। ठीक है, अब ये 7 नए कृषि योजना के बारे में हम लोग देखेंगे कि गवर्नमेंट की फोकस्ड एरिया एग्रीकल्चर में क्या है। तो ये संधारणीय बागवानी विकास है। ठीक है, बागवानी विकास को डेवलपमेंट करना है, लगाना है। डिजिटल कृषि मिशन को लाना है, संधारणीय पशु स्वास्थ्य और उत्पादन पर ध्यान देना है, कृषि विज्ञान केंद्रों का सुदृढ़ीकरण करना है, इसके साथ ही खाद्यान्न के लिए फसल विज्ञान पोषण संबंधी सुरक्षा करना है, कृषि शिक्षा प्रबंधन और सामाजिक विज्ञान को मजबूत करना है, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन। ठीक है, तो ये एक 3+3 ये 4, ये 7 योजना जो है ये याद रखना है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, एज इट इज आपको रटना पड़ेगा, या वीडियो को 2 से 4 बार 3 बार आप देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि सारा फैक्ट तो याद नहीं कर सकते हैं, लेकिन जहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है तो उतना आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि कह रहे कि कृपया इन योजनाओं के बारे में अधिक जानकारी के लिए योजना पर उपलब्ध कराई गई अध्ययन सामग्री का अध्ययन कीजिए। ठीक है, यानी कि जो भी इसमें नोट मेंशन है उसके बारे में हम लोग पढ़ते आगे क्या है। कृषि क्षेत्र के बारे में अगर हम लोग बात करें तो राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय यानी कि एनएसओ की कृषि कृषि संबंध क्षेत्रकों से उत्पादन के मूल्य पर सांख्यिकी रिपोर्ट 2011-12 से लेकर 2022-23 के अकॉर्डिंग 2022-23 में चालू मूल्यों पे बात करें तो सकल मूल्य वर्धन यानी कि जीबीए में ये कृषि संबंधन के क्षेत्र में योगदान 18.2% रहा है। तो एक आप लोग को सिर्फ शॉर्टकट, जब आप लोग नोट्स मेंशन करेंगे, नोट्स बनाएंगे, तो सिर्फ ऐसे शॉर्टकट लिखेंगे जीबीए में एग्रीकल्चर AGRI शॉर्टकट लिख करके, और इसमें लिख देंगे आप 18.2%। ठीक है, और डेट यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं 11/12 यानी कि 2011, तो शॉर्टकट आप लिखेंगे 11/12 से लेकर के 2022 है ना 23, बस इतना फैक्ट याद करना है। 7 जो पॉइंट है वो मेंशन करना है। ठीक है, कृषि संबंध क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य
कृषि एवं संबंध क्षेत्रकों के उत्पादन मूल्य में अलग अलग उप क्षेत्रों के उत्पादन मूल्य की हिस्सेदारी का रुझान 2011-12 से 2022-23 की फसल की हिस्सेदारी कितना है, तो फसल की हिस्सेदारी 62.4% से घट करके ये 54.3% हो गया। ठीक है, वानिकी की हिस्सेदारी बात करें तो वृद्धि दर्ज किया गया है। तो ओवरऑल आप डेटा याद नहीं रखेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन याद कर लेंगे तो बेटर है कि आपके मेंस में आपका मेंस का जो पेपर है ना वो काफी इन्हांस हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो ओवरऑल यूपीएससी आपको पता है क्वेश्चन डायरेक्ट डाटाबेस तो कभी भी उसका मतलब निगेटिव ही होता है। लाइक डाटाबेस जैसे क्वेश्चन पूछेगा मतलब वो एक्चुअल फैक्ट कभी नहीं पूछता है, एंड जो भी पूछता है वो ऑप्शन गलत ही रहता है। लाइक ये तो आप लोग देते होंगे तो पता ही है, लेकिन फिर भी ओवरऑल अगर पॉइंट वाइज याद कर लेते हैं तो उससे बेनिफिट ये होगा कि मेंस का जब आप पेपर देंगे तो आपके लिए एक मटेरियल रेडी रहेगा। ठीक है, कह रहे कि पशुधन मत्स्यिकी की हिस्सेदारी में लगातार वृद्धि दर्ज हुआ है। ठीक है, तो हो सकता है ऑप्शन बन जाए कि वानिकी क्षेत्र में वृद्धि हुआ है, तो बिल्कुल सही है। पशु और मत्स्यिकी क्षेत्र में लगातार वृद्धि हुआ है, तो ये भी सही है। ठीक है, किसानों की आजीविका बढ़ाने की समस्याएं, तो तकनीकी समस्याएं जैसे कि भारत में केवल 47% कृषि कार्य मशीनीकृत है। ठीक है, यानी मशीन के द्वारा होता है। चीन जो है 60% करता है, ब्राजील 75% कर सकता है। विकासशील देशों की तुलना में काफी कम है, यानी कि सबसे ज्यादा कौन है, तो ब्राजील जो है मशीनों के द्वारा एग्रीकल्चर करता है। ठीक है, यानी कि उस खेती वगैरह करता है। और चीन जो है सेकंड नंबर पे आता है। थर्ड नंबर पे कौन है, तो भारत है जो 47% मात्र ही करता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है कि अनुसंधान विकास से जुड़ी समस्या की हम लोग बातें करें तो यानी कि रिसर्च से डेवलपमेंट की बातें करें तो ये कृषि जीडीपी में मात्र 0.4% अनुसंधान और विकास कार्यों पर खर्चा होता है। यानी एग्रीकल्चर इनोवेशन के लिए एग्रीकल्चर से रिसर्च के लिए मात्र कितना खर्चा होता है, जीडीपी का टोटल 0.4% होता है। ये अनुमान जो है चीन, ब्राजील, इजराइल जैसे देशों की तुलना में बहुत कम है। ठीक है, सिंचाई और संरचना पर्याप्त नहीं होना, बोए गए निवल क्षेत्रों में लगभग 51% कृषि सिंचाई क्षेत्रों के लिए वर्षा पर निर्भर है। ठीक है, यानी कि हमारे यहाँ जो एग्रीकल्चर है वो 51% खेतियां जो होती हैं वो हमारे बारिश पे निर्भर रहती है, किसान उसी पे निर्भर रहते हैं। ठीक है, कॉपवेव कॉब वेब परिघटना जो है खाद्य परिसंस्करण सुविधा की कमी होने के लिए प्रभावी आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन नहीं होने से जैसे कारकों की वजह से को कॉब वेब परिघटना की स्थिति उत्पन्न होती है। यानी कि कॉब वेब एक आपको वर्ड है और ये वर्ड का मतलब ये होता है कि जब भी यानी कि खाद्य प्रसंस्करण जो होता है उसकी सुविधा में कमी होना, ये आपूर्ति नहीं हो पाता है, जिसके कारण ये कॉब वेब परिघटना कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, कह रहा है अच्छा इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन काम करती है, सकल घरेलू उत्पादन वगैरह यानी कि ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये सकल घरेलू उत्पादन जीडीपी में देखा जाता है कि कितना है कितना नहीं है। तो लाइक बोले तो आपको एग्रीकल्चर में देखा जाता है कि हमारे यहाँ इसका डिस्ट्रीब्यूशन कितना है ना, इसका प्रोडक्शन कितना है, ये सारा देखा जाता है। कॉब वेब परिघटना की हम लोग बातें करें तो कॉब वेब जो है ये कुछ वस्तुओं की कीमत में चक्रीय प्रकृति का उतार चढ़ाव देखा जाता है, लेकिन कुछ वर्षों में उत्पादन यानी जो प्रोडक्शन होता है उसकी उच्च कीमत मिलने के कारण ही आगे भी उच्च मूल्य की उम्मीद जो होती है किसानों की अधिक उत्पादन कर लेती है, जिसके कारण बाजार में अधिक फसल आपूर्ति हो जाती है, जिससे कि सीधी सी बात है जब अगर अच्छा फसल होगा तो किसानों को बेनिफिट होगा, है ना। तो यही कह रहा है कि उत्पादन की वजह से कीमत में गिरावट आती है, यानी प्रोडक्शन के कारण जब ज्यादा अगर हो जाएगा तो सीधी सी बात है कि डिमांड कम और प्रोडक्शन ज्यादा, तो घटा भी हो सकती है ना, घटा ऑब्वियस बात है कि ज्यादा होगा। अब मान लो कि कोई जो प्रोडक्ट है मार्केट में, जैसे टमाटर नया नया आता है तो 100 रुपए किलो मिलता है, वही जब इसका काफी प्रोडक्शन हो जाता है यानी कि उत्पादन जब मार्केट में ज्यादा हो जाता है तो यही 10 रुपए किलो मिलता है, तो किसानों को क्या होगा, घाटा हो जाएगा। यही चीज इसमें कहा जा रहा है। नेक्स्ट है भारत में बागवानी, अच्छा ये भी आप समझ सकते हैं कि 10 रुपए किलो है, लेकिन इसका अगर मशीनीकरण करके लाइक इसके प्रोडक्शन में आप अगर इन्हांसमेंट करना चाहते हैं, मनी जनरेशन करना चाहते हैं, तो एक ऑप्शन है। सपोज करो कि जो भी टोमेटो अगर 10 रुपए केजी है, जब अगर सस्ता मिलने लगे तो किसान ये भी कर सकता है ना, बस उसके पास पैसे नहीं होती है, दिक्कत इस चीज की है। तो 10 रुपए सपोज करो इस ये टोमेटो को आप जो है चाहते हैं डेवलपमेंट करना, तो आप जैसे टोमेटो सॉस वगैरह देख सकते हैं ना, इसकी अचार वगैरह लगता है, बहुत सारी चीजें हैं जो मैन्युफैक्चरिंग करके आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट करके और पैसे अच्छे कमा सकते हैं ना। अब यही पैकेजिंग हो जाएगा तो मान लो कि
50 1 केजी पे अगर 100 रुपए भी अगर पैकेट बेचते हैं, तो 100 रुपए आप समझ सकते हैं एक्चुअली क्या है कि अगर जो भी आपका खेती-वेती में जो भी अगर लगता है एक एक प्रोडक्शन पे निकाले तो 30 रुपया भाड़ा खर्चा जो भी सारे है प्रोडक्शन एक पैकेट पे यदि निकाल दो फिर भी 70 रुपया बचेगा। यानी कि आपका काट-छाँट के अगर 50 रुपए भी बचता है फिर भी बहुत प्रॉफ़िट है। तो उसके लिए अपन भारत में क्या है कि बहुत सारे मशीनीकृत प्रोडक्शन जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज़ेशन करने के लिए नहीं हो पाता है, ठीक है? तो यही सारे किसानों को लॉस होता है। नेक्स्ट है भारत में बागवानी क्षेत्रक यानी हॉर्टिकल्चर सेक्टर इन इंडिया केंद्रीय मंत्री केंद्रीय मंत्रिमंडल ने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के तहत संधारणीय बागवानी विकास और स्वच्छ पौध कार्यक्रम योजना को मंजूरी दिया है, ठीक है? अब हम लोग जानेंगे कि योजना क्या है, ठीक है? कह रहा है कि स्वच्छ पौध कार्यक्रम यानी कि क्लीन प्लांट प्रोग्राम के बारे में बातें करें। इसका उद्देश्य क्या है? तो संधारणीय पर्यावरण अनुकूल कृषि होना चाहिए। यानी आप पर्यावरण को क्षति नहीं पहुंचा सकते हैं, यानी कि टोटल क्लीन प्लांट होना चाहिए, ठीक है? संधारणीय पर्यावरण अनुकूल कृषि पद्धति को बढ़ावा देने के लिए आयातित रोपण सामग्री पर निर्भरता कम करना होगा। यानी कि हमारे जो हम लोग आयात करते हैं, आयात का मतलब होता है इम्पोर्ट, ठीक है? इम्पोर्ट का मतलब होता है कि आप अपने कंट्री से आप अपने कंट्री में दूसरे कंट्री से सामान मंगाते हैं, दैट इज कॉल्ड इम्पोर्ट, ठीक है? यानी कि इम्पोर्ट आप जो प्रोडक्शन करते हैं अपना सामान को दूसरे कंट्री में देते हैं, उसको एक्सपोर्ट कहते हैं, ठीक है? ऐसे आप सभी को पता होगा बट फिर भी हम बता दे रहे हैं, ठीक है? क्योंकि हो सकता है कोई स्टूडेंट हो जो जिनको इकोनॉमिक्स फोकस करता हो, ठीक है? तो कहने का मतलब है वही कहा जा रहा है कि आप आयातित रोपण जो है उसको थोड़ा कम करें, ठीक है? देन उसके निर्भरता पे कम करेंगे, देन आपको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है? कार्यान्वयन एजेंसी की बात करें यानी कि इसके लिए कौन सी ऑर्गेनाइजेशन काम करती है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद सहयोग और राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड काम करती है, ठीक है? 3 प्रमुख घटक क्या-क्या हैं इसके लिए? तो ये है एडवांस डायग्नोसिस चिकित्सा और उद्भव संवर्धन प्रयोगशाला से लैस 9 विश्व स्तरीय अत्याधुनिक स्वच्छ पौधा केंद्र की स्थापना करना है। दूसरा जो है सर्टिफिकेशन फ्रेमवर्क पे काम करना है जो बीज अधिनियम 1966 के तहत यानी कि विनियामकीय फ्रेमवर्क के द्वारा समर्थित करना होगा, इसके मैनेजमेंट करना होगा, रेगुलेट करना होगा किस अधिनियम के तहत? 1966 के तहत। और संरचना विकास के लिए हम लोग बात करें, ये बड़े पैमाने पर नर्सिंग की स्थापना के लिए सहायता होगा, ठीक है? तो कुल मिलाकर के मोटी-मोटी जो यानी कि जो कुछ बातें हैं याद रखना है। भारत के बागवानी क्षेत्र की बात करें तो बागवानी क्षेत्र के लिए एक विशाल और विविध क्षेत्रक है जिसे फल हो गया, सब्जी हो गया, फूल वगैरह हो गया, जो सजावटी पौधे हो गया, खेती प्रोडक्शन प्रसंस्करण मार्केटिंग का काम होता है, ठीक है? देश में कुल कृषि क्षेत्र में 13.1% भाग जो है बागवानी की जाती है। कितना परसेंट? 13.1% बागवानी की जाती है भारत में। भारत के कुल बागवानी उत्पादन में फलों, सब्जियों का योगदान लगभग 90% है। 2022-23 में इसका उत्पादन जो है ये 355.48 मिलियन टन रहा है, ठीक है? जीवीए में हम लोग बात करें यानी कि ग्रोस वैल्यू एडिशन में तो बागवानी क्षेत्र की योगदान कितना है? 33% है। विश्व की अगर हम लोग बातें करें तो फलों और सब्जियों के उत्पादन मामले में चीन जो है नंबर 1 पे है, इसके बाद भारत का स्थान आता है। फलों के मामलों में भारत केले, आम, पपीते के उत्पादन में पहले स्थान पे है। ये सारा क्वेश्चन हम डेली पिक के साथ ऑलरेडी शॉर्ट वीडियो में आप लोग जा करके देखेंगे। पर डे हमारा नंबर 1 कौन सा राज्य है भारत में या फिर वर्ल्ड लेवल पे कौन से नंबर, जितने भी सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है, चाहे पपीता का हो, है ना? या फिर ये नारियल वगैरह से रिलेटेड हो, है ना? पाम ऑयल से रिलेटेड हो, बड़ी इलायची, छोटी इलायची, लवंग किस एरिया में ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, 1 2 3 नंबर 1 पे कौन है ना? वर्ल्ड लेवल पे कौन-कौन से विश्व में है, सारे हमने करा चुके हैं। आप लोग एक बार जा कर के देखिएगा A to Z। इवन हमने ऑलरेडी मेरे चैनल पे बहुत सारी चीज़ें जीके जीएस जो भी हम डालते हैं ट्रिक बेसिस आप लोग जा कर के देख सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैंने ट्रिक बेसिस ऑलरेडी कराया हुआ है। ट्रिक से कैसे याद करें, बहुत सारे ऐसे वीडियो है जिस पे आप लोग जा करके सर्च कर सकते हैं। और इवन डेली क्वेश्चन भी पोस्ट होता है जो आप कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर्स में, चाहे वो स्टेट पीसीएस में हो या फिर यूपीएससी में हो, कहीं ना कहीं वो प्रीवियस है। जैसे 2008, 7, 9, 11, 12 कहीं ना कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है, पर डे एक क्वेश्चन डाला जाता है, तो आप लोग प्रैक्टिस के तौर पे उसे कर सकते हैं। उससे क्या होगा कि एक प्रैक्टिस भी होता रहेगा आप लोग को, ठीक है? देखो नेक्स्ट है निर्यात, यानी कि
इन एक्सपोर्ट की बातें कर रहा है तो भारत जो है सब्जियों के निर्यात के मामले में विश्व में 14वें और फलों के निर्यात के मामले में 23वें स्थान पर है। ठीक है, यानी कि एक्सपोर्ट के मामले में बागवानी क्षेत्र के लिए शुरू की गई पहले, यानी कि गवर्नमेंट जो है बागवानी क्षेत्र के लिए कौन कौन सी इनिशिएटिव लाई है उस पर हम लोग देखेंगे। ठीक है, कह रहे एकीकृत बागवानी विकास मिशन 2014 में ये लाया गया था। यह बागवानी क्षेत्र के लिए समग्र विकास के लिए केंद्र प्रायोजित योजना है। इस योजना में फल, सब्जी, जड़, परकंद फसलें, रूट एंड टबर क्रॉप्स, यानी कि ये रूट ये जड़ हो गया, टबर का मतलब होता है परकंद, क्रॉप्स का मतलब फसलें। ठीक है, तो ये मशरूम उत्पादन या फिर मसाले, फूल, संगंधित पादप, नारियल, काजू, कोको, बांस को भी इसमें कवर किया जाता है। तो ये मिशन कब लाया गया था? 2014 में स्टार्ट किया गया था। ठीक है, इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन कौन सा काम करती है? तो इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट ऑफ हॉर्टिकल्चर काम करती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे MIDS की उप योजना कौन कौन सी है। तो राष्ट्रीय बागवानी मिशन 2005-6 में लाया गया था। पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों के लिए बागवानी मिशन है। राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड भी है, नारियल विकास बोर्ड भी है, केंद्रीय बागवानी संस्था भी है जो नागालैंड में है। जियो फॉर्मेटिक्स का उपयोग करते हुए बागवानी आकलन प्रबंधन पर समन्वित कार्यक्रम के आधार चमन योजना, यानी कि चमन कार्यक्रम जो लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या है? तो बागवानी फसलों के तहत शामिल क्षेत्र उत्पादन के आकलन के लिए वैज्ञानिक पद्धति विकास करना और इसका उपयोग करना। क्लस्टर विकास कार्यक्रम भी लाया गया था जो एक प्लेटफॉर्म है और किसानों को बैंक खाते में तुरंत सब्सिडी प्राप्त करने की सुविधा भी प्रदान किया जाता है। इस कार्यक्रम के तहत ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जिससे NPCI के रूप में ई-रूपी वाउचर का भी उपयोग किया जाता है। ठीक है, सुरक्षा की बात करें, सिक्योरिटी की बात करें, तो सुरक्षा का मतलब होता है एकीकृत संसाधन, यानी सुरक्षा का ये ऑलरेडी अपने आप में एक फुल फॉर्म है। ये सुरक्षा का फुल फॉर्म क्या है? तो सिस्टम ऑफ यूनिफाइड रिसोर्स एलोकेशन नॉलेज सिक्योर हॉर्टिकल्चर असिस्टेंट। ठीक है, यानी हिंदी में बोले तो एकीकृत संसाधन आवंटन ज्ञान सुरक्षित बागवानी सहायता के लिए प्रणाली। ठीक है गाइज, हम कोशिश कर रहे हैं कि और अच्छे से जितना हम पढ़ाए हैं उसका MCQ ला करके हम आप लोग को डेली कंप्लीट भी करा दे, क्योंकि देखो अभी मेरे पास एक्चुअली फ़ोन है, फ़ोन से ही सब कुछ करना पड़ता है। लैपटॉप वगैरह ले लेते हैं ना, तो ये जितना भी हम लोग पढ़ेंगे ना 365 हो या करंट अफेयर्स हो, सबका हम MCQ के फॉर्म में इसमें से क्वेश्चन बना करके देन हम आप लोग को प्रोवाइड करेंगे। बहुत जल्द हम करने वाले हैं, बट अभी क्या ना कि मेरा भी प्रिपरेशन आज तो काफ़ी वीडियो लेट जाएगा, क्योंकि विज़न का कुछ मैगजीन वगैरह, कुछ बुक्स, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें विज़न कोचिंग इंस्टीट्यूट से दिल्ली से मैंने मंगाया है, तो इसलिए मैं रिसीव करने गई थी, काफ़ी दूर, थोड़ा बहुत टाइम लग गया, इसलिए मेरा वीडियो आज रिकॉर्ड थोड़ा लेट होगा। सॉरी फॉर दैट। इसके लिए चलिए ज़्यादा हम समय के लिए करेंगे, देन हम लोग नेक्स्ट से स्टार्ट करते हैं। कह रहे कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विज्ञान केंद्र की हम लोग बात करें तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने कृषि विज्ञान केंद्र की स्थापना का स्वर्ण जयंती वर्ष मनाया है। ठीक है, तो ये कृषि विज्ञान केंद्र आखिर है क्या? तो इसका लक्ष्य क्या है? तो कृषि से संबंधित, यानी कृषि से रिलेटेड उद्यमों में स्थान, विशिष्ट प्रौद्योगिकी मॉडल का मूल्यांकन करना। KVS जो है यानी कृषि विज्ञान केंद्र में जिला स्तर पर एकमात्र ऐसे संस्थान है जो कृषि यानी कि एग्रीकल्चर से संबंध में क्षेत्रों में तकनीकी सहायता प्रदान करता है। और KVS की बात करें, कृषि विज्ञान केंद्र, ये राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रणाली के तहत अभिन्न इसके अंग है, कृषि प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में ज्ञान संसाधन के रूप में कार्य करता है। ठीक है, डॉक्टर मनमोहन सिंह मेहता समिति कब आया था? 1973 में आया था। ये किस चीज के लिए आया था? कृषि विज्ञान केंद्र से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड आया था डॉक्टर मोहन सिंह मेहता समिति, ये 1973 में आया था। ये नियुक्त किया गया था। इस समिति के देश में कृषि विज्ञान की स्थापना का विचार पेश किया गया था। 1974 में पहला कृषि विज्ञान केंद्र तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय, यानी तमिलनाडु के कोयम्बटूर के अंतर्गत पुदुचेरी में स्थापित किया गया था। ठीक है, तो पहला 1974 में आया था तमिलनाडु में, जो तमिलनाडु कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद कोयम्बटूर के अंतर्गत पुदुचेरी में स्थापित हुआ था। KVS की बात करें, 100% वित्त पोषित योजना है। ठीक है, तो 100% क्या है? वित्त पोषित केंद्र योजना है। तो मुख्य बातें आपको थोड़ी थोड़ी यादें रखना है। ठीक है, आप वीडियो को 2 से 3 बार 4 बार सुन लीजिएगा, देन डेफिनेटली याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखते हैं डिजिटल कृषि मिशन यानी डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन क्यों चर्चा में है। तो हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने
डिजिटल कृषि मिशन को मंजूरी दिया है। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर की संरचना पर आधारित एक अम्ब्रेला योजना है। एक अम्ब्रेला योजना का मतलब होता है कि ऐसे, जैसे अम्ब्रेला ऐसे होता है ना, हमने थोड़ा गलत बना दिया ना, फिर से हम बनाते हैं। तो एक अम्ब्रेला जो होता है, ठीक है? तो इसमें बहुत सारी छोटी-छोटी, छोटी-छोटी योजनाएँ होती है, ठीक है? बहुत सारी योजनाएँ होती है। जैसे ये आप देख रहे हैं ना, एक छाता की तरह है ना अम्ब्रेला, और इसमें एक छोटी-छोटी ऐसे-ऐसे स्लैब बना-बना करके ये सारे इसको जॉइंट करके फिर एक छाता बनता है ना, इसी तरह छोटी-छोटी योजना मिला करके बहुत बड़ी एक अम्ब्रेला योजना बनता है, ठीक है? तो एक अम्ब्रेला जहाँ भी वर्ड है तो समझना है कि इसमें एक योजना नहीं है, इसमें बहुत सारी योजना कंबाइन है, ठीक है? इसका उद्देश्य क्या है? तो किसानों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी का उपयोग करना, ठीक है? यानी कि इंडस्ट्री वगैरह का उपयोग करना। इसके लिए कौन-कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है? तो कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेटेड प्रोग्राम ऑन हॉर्टिकल्चर असेसमेंट एंड मैनेजमेंट काम करता है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का काम करता है, आईसीएआर काम करता है और नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सिस्टम करता है, ठीक है? एनएआरएस काम करता है। तो ये तीनों को याद रखना है। नेक्स्ट है डिजिटल कृषि के बारे में हम लोग बातें करें तो डिजिटल कृषि जो है एक नवीनतम कृषि पद्धति है जिसके अनुसार, यानी कि लाइक बोले तो परिशुद्ध कृषि, यानी कि प्रिसीजन एग्रीकल्चर, ठीक है? ये स्मार्ट फार्मिंग के तरीकों को अपनाया जाता है। ये खेत के आंतरिक बाहरी नेटवर्किंग के माध्यम से डेटा एकत्रित किया जाता है, यानी कि लाइक बोले तो डिजिटली रूप से डेटा एकत्र किया जाता है और उसके तहत ये अ, फिर यानी कलेक्ट करके फिर उस पे विचार विमर्श होता है, देन अप्लाई किया जाता है, ठीक है, एग्रीकल्चर पे। तो कह रहे हैं कि वेब आधारित प्लेटफॉर्म का उनका विश्लेषण करता है कृषि क्षेत्रों में डिजिटल तकनीकी के, जैसे कि भारत में टीडीओ से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग, ठीक है? यानी कि टीडी बोले तो गांव में हम लोग पहले क्या बोलते थे, राम जी का सूगा, गांव में हम लोग तो ऐसे ही बोलते थे, अब उसे टिड्डी कहा जाता है ना। तो वो टिड्डी जो होती है, जैसे कोई भी फसल पे उसको खा जाती है, उसको नुकसान पहुंचाती है, लाइक वो सीधी सी बात है भाई, उसको भी तो कुछ खाने को चाहिए। तो एक साल आपको पता है कि बहुत सारे 2000 मेरे ख्याल से एक 2000 20-21 में बहुत ज़्यादा टिड्डियाँ आई थी भारत में, जिसके लिए बिहार गवर्नमेंट में भी बहुत सारी योजना चलाई थी, राजस्थान ने, है ना? महाराष्ट्र, इसके बाद ये क्या बोलते हैं, राजस्थान, फिर ये गुजरात वगैरह बहुत सारे जगह पे ये योजना चलाई गई थी टिड्डियों को रोकने के लिए, है ना? छिड़काव वगैरह करने के लिए, जिससे कि फसल नुकसान ना हो सके। तो ये टिड्डिए सबसे ज़्यादा कहाँ मतलब आते थे तो पाकिस्तान वगैरह से सबसे ज़्यादा एंटर करते थे, राजस्थान में, है ना? मध्य प्रदेश में, इसके बाद महाराष्ट्र में, अ, इसके बाद आपको बता दें ये कौन-सा जगह है, लाइक गुजरात वगैरह, है ना? तो वहाँ पे बहुत सारी योजनाएँ आप लोग पढ़े होंगे या फिर न्यूज़ डेली पढ़ते होंगे तो आप सभी को पता है। तो बहुत जो भी गवर्नमेंट होती थी वो सारे इनिशिएटिव लाती थी टिड्डियों को रोकने के लिए ताकि फसल नुकसान नहीं हो। तो यही कहा जा रहा है कि कृषि क्षेत्र में डिजिटली तकनीक के उदाहरण हैं, जैसे भारत में टिड्डियों से निपटने के लिए ड्रोन का उपयोग करना और इस ड्रोन के माध्यम से टिड्डियों को भगाया जाता था, या फिर कीटनाशक ऐसा कुछ ये होता था और उसे छिड़काव के कारण वो लोग मतलब वो यानी कि जो भी फसलें होती थी उसे वो नहीं खा पाते थे एंड उस फसल को नुकसान नहीं कर पाते थे। युक्ति ग्रीन सेंस भी लाया गया था, रिमोट मॉनिटरिंग समाधान था, ठीक है? डिजिटल कृषि मिशन की हम लोग बातें करें तो ये आधारभूत, यानी कि 2 आधारभूत पिलर्स पर आधारित है। वो 2 आधारभूत क्या-क्या है उसपे हम लोग देखेंगे। पहला एग्रीकल्चर स्टैक, यानी किसान की पहचान करना। ये किसान केंद्रित डीपी, अ, इसका उद्देश्य है किसानों के लिए सेवाओं और योजना का वितरण की सुविधाजनक बनाना। अ, इसके 3 प्रमुख घटक है, क्या-क्या है? किसानों के रजिस्ट्री पहले होना चाहिए, ठीक है? इसके तहत किसान आईडी जारी किया जाएगा और ये आधार नंबर के समान ही किसानों के लिए विश्वसनीय डिजिटल पहचान के रूप में कार्य करेगा, ठीक है? दूसरा है जियो रेफरेंस गाँव के नक्शे, यानी कि जियो रेफरेंस गाँव के नक्शे वगैरह बनाए जाएँगे, जिसके साथ किसान जो है, किसान को आईडी, किसानों से संबंधित डेटा जुड़ा रहेगा, उसमें कलेक्ट किया जाएगा और ये डेटा भूमि रिकॉर्ड वगैरह शामिल होगा। तीसरा है फसल बुआई रजिस्ट्री, यानी कि डिजिटल फसल सर्वेक्षण होगा, ठीक है? कृषि निर्णय सहायता प्रणाली की हम लोग बातें करें तो कृषि जो है डीएसएस एक डिजिटल प्लेटफॉर्म जो रिमोटिंग सेंसिंग डाटा, उदाहरण के लिए रिमोटिंग सेंसिंग डेटा है, जैसे बातें हम लोग करें उपग्रह आधारित चित्र, यानी कि एक यानी कि आप कह सकते हैं कि उसका जियोग्राफिकल लाइक
वो जो किसानों की जो खेती वगैरह है उसे लाइक क्लिक करना फोटो के माध्यम से एंड देन चिन्हित करना, ठीक है। फसल, मृदा, मौसम, जल संसाधनों के डेटाबेस के साथ एकीकृत करना, ठीक है। नेक्स्ट है फसल, मृदा, मौसम और जल संसाधनों के डेटाबेस को एकीकृत करना। अंतरिक्ष विभाग रिसैट A1 जो है ये भू पर्यवेक्षण डेटा अभिलेखीय प्रणाली के विजुअलाइजेशन का उपयोग करके विकसित करना। मृदा प्रोफाइल मैपिंग के जरिए डिजिटल सामान्य फसल अनुमान सर्वेक्षण, वैज्ञानिक रूप में डिजाइन किए गए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट्स के आधार पर उपज का अनुमान प्रदान करना, ठीक है। इसका लक्ष्य क्या है? तो 3 वर्षों में 11 करोड़ किसानों को डिजिटली पहचान जनरेट करना है। डिजिटल डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2 जो है डिजिटल फसल सर्वेक्षण 2 वर्षों में पूरे देश में किया जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत में पशुधन क्षेत्र, ठीक है, यानी कि लाइव स्टॉक सेक्टर इन इंडिया की हम लोग बातें करेंगे। तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सतत पशुधन स्वास्थ्य और उत्पादन योजना को मंजूरी दिया है। ये 1702 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। तो हम लोग इसमें देखेंगे कि गवर्नमेंट ने बजट में आखिर किस किस फोकस एरिया है जिस पे ज़्यादा आइडेंटिफाई किया है। तो इसके जो आबादी की बात करें तो भारत में दुनिया सबसे बड़ी पशुधन की आबादी है, ठीक है। मांस उत्पादन की बात करें तो भैंस के मांस का सबसे बड़ा उत्पादन और बकरी के मांस के उत्पादन में दूसरा स्थान है। यानी भैंस के मांस जो है प्रोडक्शन के मामले में भारत नंबर 1 पे है, और बकरी यानी कि लाइक मटन आप कह सकते हैं, मटन के प्रोडक्शन में जो खसी का मीट वीट होती है ना, उसमें हम लोग सेकंड नंबर पे आते हैं। मत्स्य पालन और दूध, यानी कि जो गाय भैंस मत्स्य जो हम लोग मत्स्य पालन होती है और उसके दूध के प्रोडक्शन के मामले में ये बातें कर रहा है। अंतर्देशीय मत्स्य पालन और दूध उत्पादन में प्रथम है, ठीक है। यानी कि दूध के प्रोडक्शन में पहले हम लोग सेकंड नंबर पे आते थे, अमेरिका नंबर 1 था, लेकिन अभी हम लोग वर्तमान में नंबर 1 पे आ चुके हैं, ठीक है। ये सारे MCQ के फॉर्म में हम ऑलरेडी करा चुके हैं, ठीक है। आप लोग जा करके शॉर्ट वीडियो देखिएगा तो एक एक चीज हमने कंप्लीट कराया हुआ है, ठीक है। इसके बाद कह रहे हैं कि अंतर्देशीय मत्स्य पालन और दूध उत्पादन में प्रथम स्थान है, और वैश्विक दूध उत्पादन का 25% भारत केवल अकेले प्रोडक्शन करता है। इसके इकोनॉमिकली योगदान क्या क्या है भारत में? तो इकोनॉमिकली योगदान की हम लोग बात करें तो 2021-22 में कृषि के जीबीए में 30.19 यानी कि 30.19% जो है कृषि जीबीए में प्रोडक्शन यानी कि बेनिफिट हुआ है, इसके योगदान है, ठीक है। और कुल जीबीए में कितना है? तो 5.73% का योगदान है। रोजगार की बात करें, हम लोग एम्प्लॉयमेंट की बात करें तो इसमें क्या क्या योगदान है? तो कह रहे कि पशुधन क्षेत्र में 70% से अधिक ग्रामीण परिवारों को आजीविका प्रदान करता है। कौन? यानी कि ये पशुधन क्षेत्र में, ठीक है। यानी कि आप अक्सर देखते हैं गांव में बहुत सारे लोग लाइक खसी बकरी पालते हैं, गाय भैंस पालते हैं, बहुत सारे उसको बेच भी देते हैं ना। तो और बहुत सारी चीजें मतलब लाइक आजकल तो देख ही रहे हैं, एक फार्मिंग स्टार्ट हो चुका है। 50, 100, 500 ऐसे लोग फॉर्म बना करके उसमें एक इकोनॉमिकली फाइनेंशियली वो लोग को भी हेल्प मिलता है, एंड पैसे आते तो सीधी सी बात है कि जब ज़्यादा अगर चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, जैसे मान लो बकरी गाय जो फार्मिंग होता है उसमें पालने के लिए लोगों को भी रखा जाता है, तो कहीं ना कहीं ये रोजगार की बातें कर रहा है, यानी एम्प्लॉयमेंट की बातें कर रहा है, ठीक है। तो कह रहे पशुधन क्षेत्र में 70% से अधिक ग्रामीण परिवार आजीविका प्रदान करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे अच्छा इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन वगैरह काम करती है। तो डिसीजन सपोर्ट सिस्टम है, डिजिटल जनरेशन क्रॉप एस्टिमेशन सर्वे काम करता है, सस्टेनेबल लाइव स्टॉक हेल्थ एंड द प्रोडक्शन स्कीम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट है भारत में पशुधन से जुड़ी हुई समस्याएं। अब हम लोग भारत में जुड़ी हुई प्रॉब्लम क्या क्या है इसके लिए ये क्षेत्रों पे हम लोग देखेंगे। ये यानी कि इसकी भारत में समस्या क्या है लाइव स्टॉक पे, ठीक है। तो पशु रोग के कारण उच्च आर्थिक नुकसान होता है, जैसे कि रक्तस्रावी सेप्टिसीमिया, रक्तस्रावी होता है पशुओं में, सेप्टिसीमिया हो जाता है। खुरपका मतलब आप देखते हैं जो जो उसका जैसे मान लो कि कोई गाय भैंस हो गया है ना, तो कोई सपोज करो कि मेरे को बनाने नहीं आता, जो भी मान लो ये कुछ और बन गया बत्तख टाइप का लाइक बोले सपोज करो ना, जो भी गाय भैंस या फिर बकरी जो भी हो वाटेवर, तो कहने का मतलब है कि उसे
ये बहुत सारे देखोगे कि उसके खुर जो होते हैं ना, उसमें जब वो चरने जाता है ना तो बहुत सारे उसमें अ, ब्लड चूसने वाला कुछ कुछ इंसेक्ट्स वगैरह होते हैं। इंसेक्ट्स क्या करता है, उसको पकड़ लेता है। तो ये सारे एक परेशानियां हैं, लाइक बोले बहुत सारे उसको प्रॉब्लम क्रिएट होती है ना। फिर ये एक रोग होता है। फिर मुंह पका रोग होता है। ब्रूसेलोसिस रोग भी होता है। ठीक है, तो ये सारे डिजीज हैं जो आपको ओवरऑल एक आध बार देखोगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस की चुनौती होती है, जिसमें पशु जो होते हैं एंटीबायोटिक दवाओं के उपयोग के मामले में भारत दुनिया में चौथे स्थान पे आता है। ठीक है, कम उत्पादन साल 2019-20 के दौरान भारत में मवेशियों की औसत वार्षिक उत्पादन 1777 किलोग्राम पशु रही है, जबकि वैश्विक स्तर पर 2699 किलोग्राम प्रति पशु था। ठीक है, यानी कि सबसे कम उत्पादन प्रोडक्शन हुआ है तो 2019-20 में हुआ है। भारत इंडिया लेवल पे 1770 किलोग्राम रहा है, जबकि वर्ल्ड की बातें करें वैश्विक लेवल पे तो 2699 किलोग्राम प्रति पशु पशु रहा है। भारत के पशुधन क्षेत्र के लिए प्रमुख पहले यानी कि गवर्नमेंट ने क्या क्या इनिशिएटिव लिया है, इनिशिएटिव स्टार्ट किया है। इनिशिएटिव का मतलब बोले तो योजना वगैरह। तो इसके लिए यूनिफाइड जीनोमिक चिप जो है, ये आप जो हम ये लेके आएंगे साइंस एंड टेक। तो साइंस एंड टेक में भी पढ़ेंगे। इस साल बहुत न्यूज में रहा है, बहुत ज्यादा मतलब। तो जीनोमिक चिप इस बार बहुत ही ज्यादा चर्चा में है एंड क्वेश्चन आने की संभावना है, तो आप लोग को पढ़ के जाना। वैसे हम बहुत जल्द साइंस एंड टेक कंप्लीट कराने वाले हैं, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट है विकासकर्ता पशुपालन डेयरी विभाग। 2 संस्करण मवेशी के लिए गो चिप और भैंस के लिए महिष चिप। ठीक है, ये ऑलरेडी आप जब साइंस एंड टेक पढ़ेंगे तो उसमें इस साल ये बहुत बहुत न्यूज में रहा है। ठीक है, हालांकि इसमें भी हम लोग पढ़ रहे हैं क्योंकि आप लोगों को पता है एग्रीकल्चर कहीं ना कहीं इकोनॉमिक्स में भी आता है ना। देखो, स्वदेशी सेक्स सर्किट तकनीक से किसानों के लिए केवल मादा बछिया यानी कि काफ पैदा करने के लिए कम लागत पर सेक्स सॉर्टेड स्पर्म की उपलब्धता बढ़ेगी। राष्ट्रीय पशु रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत इसका उद्देश्य क्या है, तो खुरपा और मुंहपका रोग यानी कि फुट एंड माउथ डिजीज इसको बोलते हैं, ये ब्रूसेलोसिस को नियंत्रित और उनका उन्मूलन करेगा। ठीक है, यानी कि उस पर कंट्रोल करेगा। राष्ट्रीय गोकुल मिशन के तहत इसका उद्देश्य क्या है, तो सिलेक्टिव ब्रीडिंग करना, अनुवांशिक सुधार के माध्यम से देसी नस्ल के मवेशियों को विकास संरक्षण पर ध्यान केंद्रित करना। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे महामारी निधि परियोजना यानी कि पैंडेमिक फंड प्रोजेक्ट क्या है। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन डेयरी मंत्रालय ने पशु स्वास्थ्य सुरक्षा पर महामारी निधि परियोजना शुरू किया है। ये निधि महामारी से निपटने की तैयारी और प्रतिक्रिया के लिए भारत में पशु स्वास्थ्य सुरक्षा शुद्धिकरण पर केंद्रित है। महामारी निधि की बात करें तो G20 महामारी निधि, ये G20 पैंडेमिक फंड के द्वारा वित्त पोषित $25 मिलियन की निधि प्रोवाइड किया गया है, जिसे इंडोनेशिया की G20 अध्यक्षता के तहत यह स्थापित किया गया है। ठीक है, यानी इसका लक्ष्य रखा गया है ये पैंडेमिक फंड के तहत कि $25 मिलियन की एक फंड वगैरह बना है। इंडोनेशिया G20 की अध्यक्षता 2022 के तहत यह स्थापित किया गया था। इसका उद्देश्य क्या है, तो इस निधि में निम्न और मध्यम आय वाले देश को वित्त पोषित प्रदान करना है, यानी कि फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। ठीक है, ताकि पशुधन स्वास्थ्य खतरों से महामारी से निपटने में काम आ सके। इसे कार्यान्वयन करने की संस्था की बात करें, कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो काम करती है, तो एशियाई विकास बैंक ADB, विश्व बैंक, ठीक है, विश्व बैंक और यानी कि वर्ल्ड बैंक और खाद्य कृषि संगठन FAO भी काम करता है। ठीक है, महामारी निधि परियोजना के अंतर्गत प्रमुख पहले की हम लोग बातें करें यानी कि इनिशिएटिव की बात करें तो इसके लिए कौन कौन इनिशिएटिव लाया गया था। पशु स्वास्थ्य प्रयोगशाला, वैक्सीन निर्माण केंद्रों को अपग्रेड, उनका विस्तार किया जाएगा। बीमारी के प्रकोप का पता लगाने के लिए समय पर आवश्यक कार्रवाई करने के लिए आरंभिक चेतावनी और निगरानी को मजबूत किया जाएगा। डेटा प्रबंधन एनालिटिक व्यवस्थाओं को अपग्रेड किया जाएगा। बीमारियों को खतरे को बेहतर तरीके से आकलन किया जाएगा। पशुधन क्षेत्र के लिए आपदा प्रबंधन फ्रेमवर्क के माध्यम से राष्ट्रीय क्षेत्र को और स्तरों पर सभी संस्थाओं की क्षमताओं में निहित कमियों को दूर किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देखेंगे श्वेत क्रांति। क्यों चर्चा में है श्वेत क्रांति यानी कि व्हाइट रेवोल्यूशन, तो इस पे हम लोग टोटली देखेंगे। तो केंद्रीय मंत्री हाल ही में केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने भारत के डेयरी सहकारी क्षेत्र में बदलाव लाने के लिए
इसके उद्देश्य क्या-क्या हैं? तो श्वेत क्रांति 2.0 के लिए मानक संचालन प्रक्रिया जारी किया गया है। ये मानक संचालन प्रक्रिया की बात करें तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड की हरित जयंती यानी कि डायमंड जुबली पर आयोजित समारोह के दौरान यानी कि डायमंड जुबली जब सेलिब्रेट हुआ तो उसके दौरान ये जारी किया गया, ठीक है? नेक्स्ट है, कह रहे हैं कि एनडीडीबी जो है यानी कि राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड, ठीक है? नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड की बात कर रहा है। नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो है इसकी स्थापना 1965 में डॉक्टर वर्गीज कुरियन के द्वारा किया गया था, ठीक है? कुरियन को यानी कि वर्गीज कुरियन को श्वेत क्रांति के जनक कहा जाता है, ठीक है? एनडीडी राष्ट्रीय महत्व की संस्था घोषित किया गया है। एनडीडी के अधीन ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम विकसित और लागू किया गया था। अच्छा, ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम अक्सर ये पूछा जाता है, ठीक है? तो फ्लड का मतलब, फ्लड एक वो मतलब होता है कि बाढ़ वगैरह, वो मत मार के आ जाना, ठीक है? क्योंकि ये डेयरी से रिलेटेड है। फ्लड मतलब ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम मिल्क वगैरह से रिलेटेड है जिसमें बढ़ावा देना है। आप वो वाला बाढ़ जो नदी वदी में आती है ना, जो बारिश वगैरह ज़्यादा हो जाते हैं, फ्लड, या फिर आप देखते हैं एवलांचेज वगैरह के कारण भी फ्लड आ जाते हैं ना, या फिर लैंडस्लाइड के कारण आ जाते हैं फ्लड। आप देखते हैं बहुत ज़्यादा रेन वगैरह होता है उसके कारण, तो वो वाला फ्लड नहीं अब मरना है आपको, ठीक है? इसके कार्यक्रम की अवधि 1970 से 1996 के तहत इस कार्यक्रम का परिणाम स्वरूप देश में श्वेत क्रांति आया था, ठीक है? कब से? 1970 से ले 1996 तक, ठीक है? श्वेत क्रांति 2.0 का मतलब क्या है? और इसके बारे में बात करें, इसका उद्देश्य जो है अगले 5 वर्षों में दूध की खरीद को वर्तमान स्तर से 50% तक बढ़ाना है, ठीक है? संगठित बाजार की पहुंच दूर को क्षेत्रों में डेयरी किसानों को बाजार पहुंच प्रदान करना है। संगठित क्षेत्र में डेयरी सहकारी समितियों को इसे बढ़ावा देना है, हिस्सेदारी करना है, यानी किसानों को डायरेक्ट यूँ बोले मार्केट तक पहुंच करना है। 2029 तक डेयरी सहकारी समिति में दूध की खरीद को 1000 लाख किलोग्राम प्रतिदिन तक हो जाने की अनुमान है। कब तक? 2029 तक। अभी क्या चल रहा है? 2025, 4 सालों में, ठीक है? डेयरी संबंधित अवसंरचना को मजबूत बनाना है। श्वेत क्रांति 2.0 के लक्ष्य की बातें करें तो केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड यानी कि एनपीडीडी 2.0 के अंतर्गत शामिल किया गया है। एनपीडीडी की बात करें हम लोग, यानी कि नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, ठीक है? ये डेयरी अवसंरचना को मजबूत करने के लिए गांव के स्तर पर दूध खरीद प्रणाली को मजबूत करना, गुणवत्तापूर्ण दूध खरीद में मिल्क चिलिंग प्लांट स्थापित करने के लिए वित्तीय सहायता गवर्नमेंट प्रदान करेगी। वित्तीय समावेशन की बात करें तो सहकारी समितियों के बीच सहयोग है। ये पहल जो है यानी कि ये इनिशिएटिव जो है राष्ट्रव्यापी स्तर पर विस्तार करने की घोषणा है, यानी पूरे नेशनल लेवल पे घोषणा किया जाएगा। नेशनल इन द सेंस अब वर्ल्ड लेवल की बातें नहीं कर रहे हैं, अपने इंडिया लेवल पे, ठीक है? इसके साथ ही गुजरात में पायलट परियोजना के रूप में सफलतापूर्वक संचालित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम के तहत किसानों को रुपे किसान क्रेडिट कार्ड के माध्यम से ब्याज मुक्त नगद ऋण प्रदान करना है, जिससे कि वो लोग क्या कर सके, कोई फार्म वगैरह खोल सके, है ना, अपना दूध का प्रोडक्शन को यानी कि डेवलपमेंट कर सके, है ना, यानी कि विदाउट इंटरेस्ट वगैरह पे, ठीक है, यानी कि बिना ब्याज का। डेयरी सहकारी समितियों को माइक्रो एटीएम विस्तारित किए जाएंगे जो किसानों के घर तक बैंकिंग सेवाएं उपलब्ध कराई जा सकेगी, ठीक है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति के बारे में हम लोग बातें करें तो देश में श्वेत क्रांति 1970 में ऑपरेशन फ्लड कार्यक्रम के तहत शुरू हुआ था। ये डेयरी कार्यक्रम विकास कार्यक्रम था जिसके तहत भारत को दूध उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना उस समय स्टार्ट किया गया था, ठीक है। ऑपरेशन फ्लड भारत के राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा संचालित किया जाता है। ये विश्व का सबसे बड़ा यानी कि दूध विकास कार्यक्रम है। इस आंदोलन के नेतृत्व डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दिया जाता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में इन्हें जाना जाता है, ठीक है। भारत में डॉक्टर वर्गीज कुरियन की जयंती प्रति वर्ष 26 नवंबर को राष्ट्रीय दूध दिवस के रूप में मनाया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड निम्नलिखित 3 चरणों में लागू किया गया था, ठीक है। डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए शुरू की गई पहल यानी कि इनिशिएटिव क्या क्या है तो राष्ट्रीय गोकुल मिशन लाया गया था। इसे गाय की देशज नस्ल यानी कि जो देशज बोले तो जो बाहर से नहीं आया हो, केवल अपने जैसे कि देशज बोले तो यूँ आप समझ सकते हैं कि अपने मतलब बाहर के प्रोडक्ट को डेवलप नहीं करना है। जैसे कोई बाहर से गाय भैंस आया उसके जेनेटिक
मतलब लाइक डेवलपमेंट करना वो नहीं होता है। मतलब देशज मतलब अपने देश का होना चाहिए, अपने भारत का होना चाहिए, ठीक है। तो वही कहा जा रहा है कि देशज नस्लों को विकास करना, संरक्षण करना और इसको बढ़ावा देना, ठीक है। राष्ट्रीय डेयरी विकास कार्यक्रम, इसका उद्देश्य क्या है? दूध से निर्मित उत्पादों की गुणवत्ता को बढ़ावा देना, डेयरी से संबंधित आधारभूत संरचना यानी कि इसकी गुणवत्ता में बढ़ावा देना, डेयरी आधारभूत संरचना को मजबूत करना, दूध संगठित खरीद की हिस्सेदारी को बढ़ावा देना। पशुधन स्वास्थ्य की रोग नियंत्रण कार्यक्रम की बात करें तो इसका उद्देश्य जो है रोग निरोधी टीकाकरण कार्यक्रमों के माध्यम से पशुओं के स्वास्थ्य में सुधार करना। जैसे अभी हम लोग देखे हैं बहुत सारे उसको डिजीज हो जाते हैं जिसके कारण वो उसकी मृत्यु हो जाती है ना, तो उन सब चीजों से रोकना है, ठीक है। इसका ये उद्देश्य है। इसके लिए कौन कौन ऑर्गेनाइजेशन काम करता है? तो नेशनल प्रोग्राम फॉर द डेयरी डेवलपमेंट काम करता है, नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड काम करता है, लाइव स्टॉक हेल्थ एंड डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम काम करता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पशुपालन और संरचना विकास निधि। इसका उद्देश्य क्या है? तो जो भी उद्यमी वगैरह होते हैं, यानी कि जो भी उद्यमी वगैरह होते हैं, जो भी एमएसएमई वगैरह होते हैं, चाहे वो निजी हो, ठीक है, यानी कि जो भी उद्यमी है, निजी कंपनियां आदि डेयरी प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन और संरचना स्थापित करने के लिए निवेश को प्रोत्साहित करना, ठीक है, यानी कि इन्वेस्टमेंट इसमें लाना, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड के तहत इस पशुपालन डेयरी किसानों को बैंकों से आसानी कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध हो सकता है, ठीक है। 2-3 बार एटलीस्ट वीडियो को सुन लीजिएगा, 2 से 3 बार 4 बार। देखो ऐसे सुनना, पहले तो आप बुक लेके जो भी आप लोग पढ़ते हैं, नोट्स बनाया है पढ़ना। जब आपको पढ़ने में मन ना लगे, लगे कि यार अब मेरे को पढ़ने का मन नहीं कर रहा, एकदम बाउंस कर रहा है, मतलब काफी उब चुके हैं, तो देन ईयरफोन लेना, कहीं इत्मीनान छत पे चले जाओ या वॉकिंग पे चले जाओ, चुपचाप या कहीं शांत में एकांत बैठ जाओ। मतलब आपको पढ़ने के दौरान दिमाग में कुछ नहीं लाना है। जैसे हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि जब अब पढ़ने का मन नहीं कर रहा ना, तो फिर मतलब ईयरफोन का यूज करो। लाइक फिर जैसे कोई करंट अफेयर्स का वीडियो ले लो, या फिर जैसे हमने वीडियो जैसे मान लो कि इकोनॉमिक्स से कराया, तो इत्मीनान से कहीं बैठ जाओ और जैसे गाना सुनते हैं ना, वैसे ही पढ़ाई में आपको मगन होकर के सुनना है। चुपचाप इत्मीनान से, ऐसे रूम में कोई नहीं हो, रूम बंद कर लो, ईयरफोन लगा लो, चुपचाप सुनते रहो, यानी कि उसमें डूब जाओ। और एक जैसे वीडियो कंप्लीट होगा, एक A4 साइज पेपर ले लो और उस पे लिखने का कोशिश करो, याद करो कि हमने क्या सुना, दिमाग पे जोड़ दो, तो लगभग 40% 50% याद होगा। फिर दोबारा सुनो, फिर लिखो, ऐसे कर करके ना आपका मेमोरी भी बढ़ेगा एंड आपको याद भी हो जाएगा, ठीक है। देखो नेक्स्ट है, कह रहा है कि कृषि और संरचना कोष यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की बातें करें तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कृषि और संरचना कोष के तहत वित्त पोषण की सुविधा वाली केंद्रीय क्षेत्रक योजना में प्रगतिशील विस्तार को मंजूरी दी है। ये विस्तार का उद्देश्य क्या है? तो ये योजना को अधिक आकर्षक, प्रभावशाली, समावेशी बनाना। कृषि और संरचना की बातें हम लोग करें तो फसल कटाई के बाद फसलों के प्रबंधन और संरचना निर्माण करना, सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण और व्यवहार परियोजनाओं में इन्वेस्टमेंट करना, इसके मध्यम से दीर्घावधि के ऋण दिया जाता है, ठीक है, और ब्याज छूट, क्रेडिट गारंटी सहायता भी दी जाती है, जैसे हम लोग ऊपर में देखे हैं, ठीक है। इस योजना के तहत बैंक जो है, यानी कि इस योजना के तहत कृषि और संरचना कोष यानी कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड प्रोवाइड होता है, जो 1 लाख करोड़ रुपए तक का ऋण मिलता है किसानों को। ऋण पर प्रतिवर्ष 3% की ब्याज छूट दी जाती है और CGTMSE के तहत 2 करोड़ रुपए को ऋण को क्रेडिट गारंटी कवरेज दिया जाता है, ठीक है। कृषि और संरचना कोष की बातें करें तो इसके लिए व्यवहार कृषि परिसंपत्ति योजना के सभी पात्र लाभार्थियों को सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए व्यवहार परियोजना के तहत शामिल और संरचना के निर्माण की अनुमति दिया गया है। एकीकृत प्रसंस्करण योजना क्या है? तो इस योजना में यानी कृषि और संरचना कोष के तहत जो भी पात्र होंगे, ठीक है, उनके लिए ये एकीकृत प्राथमिक द्वितीय प्रसंस्करण परियोजना को शामिल किया गया है। प्रधानमंत्री कुसुम घटक 1 यानी कि किसानों और कृषक समूह, किसान उत्पादन संगठन, सहकारी समिति, पंचायत के मामलों में पीएम कुसुम योजना को लाया गया था और घटक ए को कृषि और संरचना कोष में शामिल करने की अनुमति दिया गया है। ANB संरक्षण यानी कि NAB संरक्षण क्या है? तो ये किसान उत्पादन यानी कि किसान जो प्रोडक्शन करते हैं उसके जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, यानी कि ऑलरेडी FPO यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है, यानी कि फॉर्मर प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि कृषि और संरचना कोष ऋण को गारंटी कवरेज प्रदान करती है और इसको मंजूरी देती है, ठीक है।
ऋण के सूक्ष्म और लघु उद्यमों के लिए क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट लाया गया है, जिस ये गारंटी प्राप्त है। और लाइक एन ए बी संरक्षण यानी कि नाबार्ड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी। अच्छा, आप लोग बताओ तो कमेंट में, नाबार्ड की स्थापना कब हुआ था? कमेंट में मेरे को बताना। 1982 12 जुलाई को, ठीक है। 1982 नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई को हुआ था। आप लोग एक बार चेक कर लेना, आई एम श्योर दैट, क्योंकि ऑलरेडी मेरे को लगता है मैंने क्वेश्चन जो एमसीक्यू कराई थी सब मैंने कराया हुआ ऑलरेडी। एग्रीटेक की बातें करें हम लोग तो एग्रीटेक में क्यों चर्चा में है, तो विश्व आर्थिक मंच यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने हाल ही में एग्रीटेक शेपिंग एग्रीकल्चर इन इमर्जिंग इकोनॉमिक टुडे एंड टुमारो शीर्षक की रिपोर्ट जारी किया है, ठीक है। तो ये रिपोर्ट, एग्रीटेक रिपोर्ट सबसे पहले पूछेगा कि हाल ही में ऑप्शन WEF की जगह पे हो सकता है फाओ कर दे, FAO, ठीक है। हाल ही में फाओ ने एग्रीटेक रिपोर्ट जारी किया, ऑप्शन बना दे। तो आपको याद रखना है कुछ फैक्ट है कि WEF ने किया है, यानी कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने रिपोर्ट जारी किया, ठीक है। एक आध पॉइंट याद रखना जो इम्पोर्टेंट है। ये रिपोर्ट जो है AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन, ठीक है, AI फॉर एग्रीकल्चर इनोवेशन पहल का परिणाम है। AI पहल का उद्देश्य क्या है, तो सार्वजनिक और निजी भागीदारी। देखो, सार्वजनिक मतलब होता है पब्लिक सेक्टर, निजी का मतलब होता है प्राइवेट सेक्टर, ठीक है, यानी कि गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों ऑर्गेनाइजेशन इसमें भागीदारी लेगी, ठीक है। एग्रीटेक कृषि प्रौद्योगिकी सेवा को बढ़ावा दिया जाएगा। ये पहल कृषि परितंत्र की दिशा देने में एग्रीटेक की भूमिका को 4 व्यापक श्रेणियों में वर्गीकृत करता है। बुद्धिमत्ता पूर्वक फसल की योजना बनाता है, स्मार्ट फार्मिंग करता है, फार्म ग्रेड टू फॉर्म फोर्क सहायक के रूप में डेटा प्रदान करता है, ठीक है। एग्रीटेक अपनाने के लिए भारत सरकार के द्वारा की गई पहल यानी कि इनिशिएटिव क्या है, तो आंतरिक कृषि मौसम विज्ञान भूमि आधारित अवलोकन करना। ये परियोजना का उपयोग करके कृषि उत्पादन पूर्वानुमान लगाया जा सकता है, यानी कि फॉस्टरिंग किया जा सकता है। 2005 में शुरू किया गया था, ठीक है। उपज के संबंधी अनुमान में सुधार के लिए किसान पहल शुरू किया गया था इंडिया गवर्नमेंट के तहत। कृषि डेटा एक्सचेंज लाया गया था। ये कृषि सेवाओं के लिए भारत का पहला डेटा एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है। इसे 3 प्राथमिक डेटा शामिल है, किसान की पहचान करना, दूसरा जियो टैग फॉर्म लोकेशन करना, और बोई गई फसलों की डेटा यानी कि कलेक्ट करना, ठीक है। कृषि एकीकृत कमान और नियंत्रण की हम लोग बातें करें, MOA एंड FW का प्रौद्योगिकी आधारित एक समाधान है। ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रिमोट सेंसिंग, भौगोलिक सूचना प्रणाली जैसी प्रौद्योगिकी का उपयोग करके कृषि साक्ष्य आधारित निर्णय लेने में मदद करेगा, ठीक है। जब आप डेटा एकत्रित करेंगे तभी तो उस पर विचार विमर्श होगा, नेगोशिएशन होगा, है ना। कृषि क्षेत्र में प्रौद्योगिकी का उपयोग यानी कि इंडस्ट्री वगैरह के एग्रीकल्चर जो है उसकी इंडस्ट्री वगैरह में क्या ये उपयोग कर सकते हैं, तो रिमोट सेंसिंग और इमेजरी के माध्यम से कीटों और बीमारियों का शीघ्र पता लगा सकते हैं। भूमि उपयोग करके उसके मैपिंग और उसके मैपिंग उपयोग वगैरह कर सकते हैं, यानी उसके मैप के माध्यम से उसका यूज कर सकते हैं। ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम के माध्यम से परिशुद्धता खेती यानी कि बीज उर्वरक जैसे संसाधनों का उच्च सटीकता साधन का उपयोग कर सकते हैं। मौसम पूर्वानुमान यानी कि जो भी फॉस्टरिंग वगैरह होता है बिफोर आप पता कर सकते हैं। क्लाइमेट मॉडलिंग कर सकते हैं। एग्रीकल्चर चेतावनी प्रणाली जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की निगरानी की उपयोग कर सकते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स के माध्यम से सक्षम वेयरहाउसिंग, स्मार्ट लॉजिस्टिक, किसानों को बाजार से जोड़ना और उसके भंडारण ट्रांजिशन के दौरान फसल के नुकसान को कम करना, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कृषि क्षेत्र में क्या योगदान है, तो ये जो है संवर्धित वास्तविकता AI का संवर्धित वास्तविकता AR यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और संवर्धित वास्तविकता AR ये फसल संबंधित योजना हाइपर लोकल मौसम पूर्वानुमान, उपज पूर्वानुमान आदि के लिए लाया गया है, ठीक है। यानी कि इसका उपयोग कर सकते हैं। न्यूनतम समर्थन मूल्य, अब हम लोग देखेंगे मिनिमम सपोर्ट प्राइस के बारे में, ठीक है। MSP आप तो जान ही बहुत दिनों से चर्चा में है, बहुत, ये तो बहुत पुरानी चीजें हैं बट आपको पढ़नी पड़ेगी, है ना।
हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं और 5 अन्य रबी फसल की न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि की है, यानी कि 5 अन्य रबी फसल में, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य के बारे में बात करें तो न्यूनतम यानी कि ये मिनिमम एक गारंटी मूल्य होती है कि गारंटी मूल्य की बात करें कि सपोज करो कि आप मान लो 20 रुपए केजी आपका गेहूं है, मान लो एग्जाम्पल दे रहे हैं, 20 रुपए ऐसे है नहीं बट एग्जाम्पल के तौर पे समझ लो, और 20 रुपए आपका गेहूं है, लेकिन जब आप मार्केट में ले जाते हैं तो जो ब्रोकर्स होते हैं, मंडी के ब्रोकर्स होते हैं, तो मंडी के ब्रोकर्स क्या करेंगे, एक तो आपके यहाँ आप ऑलरेडी भाड़ा खर्चा, किसान जो है अपने खेतों से भाड़ा खर्चा लगा करके गाड़ी पे लाद करके और वो मंडी में ले जाएंगे, और मंडी में ले जाने के बाद अभी वर्तमान की मान लो कि भाव जो है यानी कि उसका रेट जो है 20 रुपए केजी है, और वो 20 रुपए का वहां जाकर के जो ब्रोकर्स होते हैं, बिचौलिया जिनको आप कह सकते हैं, तो वो कहेंगे कि नहीं भाई यार, देना है तो 14 रुपए केजी दो, नहीं तो चल जाओ। तो किसान क्या करेगा, मजबूरी हो जाएगा, कहेगा यार हम एक तो भाड़ा खर्चा लगा के इतना क्विंटल मार्केट में लाए बेचने के लिए, है ना, और लाए भी तो ये सब ले नहीं रहा है, यानी कि अत्याचार कर रहा है। तो मजबूरी में किसान क्या करेगा, 14 रुपए किलो बेच देगा, यानी कि 1400 रुपए क्विंटल बेच देगा। अब बताओ, जहां 20 रुपए केजी मिल रहा था, किसान ने अपना ये सोचा कि भाई हम घर ले जाएंगे तो फिर मार्केट में जो रेट है वही देना है ना, भाड़ा खर्चा है मेरा लग गया है और मेरे को लॉस होगा, तो क्या करेगा, 14 रुपए केजी पर केजी जो है ऑलरेडी, यानी कि ऑलरेडी वो क्या करेगा, बेच देगा, यानी 1400 रुपए क्विंटल दे देगा। किसानों को घाटा कितना हुआ, 600 रुपए, यानी कि पर क्विंटल पे 600 रुपए हो गया। अब बताओ, ये किसान जो है ऐसे ही मतलब अपना मनमानी किसान मनमानी नहीं करते हैं, जो उनके ब्रोकर्स होते हैं, जो बिचौलिया होते हैं, जो मार्केट में सेलिंग कराते हैं, इनके कारण जो है किसानों को लॉस होता है, ठीक है। अब वो किसान औने पौने दाम में बेच के निकल लेते हैं ना, तो इसी को रोकने के लिए किसानों, अब क्या करेगा किसान, लास्ट में सोचेगा कि भाई मार्केट में प्राइस कुछ और है, हमको मिलता कुछ और है, भाई छोड़ यार, ये गेहूं वो नहीं बोना है, अब दूसरा चीज का उपज करो, है ना। तो इस चीज को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, मिनिमम सपोर्ट प्राइस लेके आया, कि जैसे कि आप मार्केट में अब 20 रुपए प्राइस है, लेकिन ब्रोकर जो है वो 14 रुपए ले रहा है, तो ये दोनों के मतलब बीच के अंतर को समाप्त करके जब आपका 14 रुपए में बिक रहा है, तो गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेगी, ना हम 20 रुपए देंगे, ना ये जो 14 रुपए दे रहा है इसको देंगे, एक मिनिमम हम प्राइस बनाएंगे किसान के लिए, कि जब आपका सामान यदि नहीं बिकता है तो एक ऑप्शन है, गवर्नमेंट अपना स्टोरेज में मिनिमम प्राइस के माध्यम से ले सकती है आपके किसानों को फसल को। तो कैसे लेगी, तो दोनों का बीच का रास्ता लगेगा, ना 14 रुपए ना 20 रुपए, तो कितना रुपए, तो वो कहेगा कि ठीक है हम 16 रुपए या फिर 18 रुपए पर केजी के हिसाब से, यानी 1800 रुपए क्विंटल हम आपको मिनिमम एक प्राइस देंगे। तो किसान क्या करेगा, अपना जो है वो मार्केट में नहीं बेच करके, और लाइक बोले कि मार्केट में नहीं बेच करके ये गवर्नमेंट को दे देगा, ठीक है, यानी कि 1800 रुपए क्विंटल दे देगा। तो एक इसका फिक्सिंग तो हो गया ना, कि हाँ मेरा जो अनाज है भाई वो लॉस्ट नहीं होगा, है ना, मेरा जो अनाज है वो स्पॉइल नहीं होगा, क्योंकि उनके पास स्टोरेज उतने नहीं होते हैं, प्रोडक्शन करने के लिए करते हैं, भाई रखेंगे कहाँ, वो सड़ जाएगा, है ना। तो उसके लिए मार्केट में औने पौने दाम में बेचने से अच्छा है, तो इसके लिए एमएसपी को लाया गया। कुल मिला के आप समझ गए होंगे आसान भाषा में। चलिए, ज्यादा हम टाइम किल नहीं करेंगे, आप कहिएगा करंट अफेयर्स पढ़ा रही है और ज्यादा टाइम किल कर रही है। हम लोग कभी कोई चैप्टर वगैरह या फिर सपोज करो कोई इकोनॉमिक्स का पूरा होल सिलेबस लेके आएंगे, तो एक एक चीजों पे हम लोग चर्चा करेंगे, एक एक छोटी छोटी चीजों पे। देखो, कह रहे हैं कि न्यूनतम समर्थन मूल्य क्या है, तो हाल ही में केंद्र सरकार ने गेहूं और 5 अन्य रबी फसल के न्यूनतम समर्थन मूल्य में वृद्धि किया है, यानी कि उसका जो प्राइस है, जो हमने बताया ना कि जो बीज के दाम जो होते हैं वो किसानों को प्रोवाइड होती है, अब उसमें वृद्धि कर दिया है, इंक्रीजमेंट कर दिया है, ठीक है। तो न्यूनतम समर्थन मूल्य की बात करें तो न्यूनतम गारंटी जो होता है मूल्य है, जिस पर सरकार किसानों से सूचीबद्ध फसलें खरीदती है, यानी कि एक सूची होता है कि भाई मैंने इतने फसल लेने हैं। अब इतने फसल के माध्यम से क्या करेगा गवर्नमेंट, लाइक बोले तो गवर्नमेंट एक फसल जो है यानी कि इतने फसल के लाइक बोले तो एक ओवरऑल प्राइस हो जाएगा सेट, कि हाँ इतना जो हमने फसल डिसाइड किया है कि 22 फसल है या फिर जो भी फसल है, उसके माध्यम से वो गवर्नमेंट ले लेगा, ठीक है। तो उसमें इंक्रीजमेंट किया है, यानी कि बढ़ा दिया है। तो आपन इतने सारे चीजें को ध्यान में रखनी है, ठीक है। कुल मिला के यूँ बोलूँ कि जो भी सारे फैक्ट्स है ओवरऑल आपको याद रखना है, ठीक है।
नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, ये कह रहा है, देखिए, न्यूनतम समर्थन मूल्य 22 फसलों के लिए घोषित हुआ है, ठीक है। 14 इसमें खरीफ फसल है, 6 रबी फसल है, 2 वाणिज्यिक फसल है। तो रबी फसल 14 जो खरीफ फसल है, इसमें धान है, ज्वार है, बाजरा है, मक्का है, रागी है, अरहर है, मूंग है, उड़द है, मूंगफली है, सोयाबीन है, सूरजमुखी, तिल, नाइजर सीड और कपास है, ठीक है। 6 रबी फसल की हम लोग बातें करें तो 6 रबी फसल में गेहूं, चना, गेहूं, जौ, चना, मसूर, रेपसीड, इसके बाद सरसों, लाइक रैपसीड या फिर रैपसीड तोड़ी को बोलते हैं, है ना, सरसों और कुसुम, ठीक है। इसके बाद देखो 1 2 3 4 5, देखो रैपसीड मस्टर्ड को ही बोलते हैं क्योंकि अब्लिक दिया हुआ है ना, तो मस्टर्ड को ही रैपसीड बोलते हैं इकोनॉमिक्स लैंग्वेज में। तो रबी फसल कितने 6 है, एक गेहूं हो गया, एक जौ हो गया, 2 चना, 3 मसूर, 4 रेपसीड सरसों, 5 और एक 6 हो गया टोटल, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। नेक्स्ट है वाणिज्यिक फसल, तो वाणिज्यिक में एक जूट आ जाएगा, एक खोपड़ा आ जाएगा, ठीक है। इसके लिए ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कौन काम करती है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड जियो इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द जियो इन्फॉर्मेटिक, ठीक है। ये ऑर्गेनाइजेशन जो है इसके लिए काम करती है, इंश्योरेंस यूजिंग स्पेस टेक्नोलॉजी एंड द जियो इन्फॉर्मेटिक, एक बार गूगल कर लेना तो। बट यहाँ पे लिखने का मतलब है कि यहाँ जब भी मेंशन होता है इस यहाँ ये वाली पेज में, क्योंकि वो कोई ना कोई इसके ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं जो इसके लिए डिसीजन मतलब लाइक काम करते हैं, ठीक है। कह रहे हैं कि उपयुक्त, इसके अलावा तोरिया छिलका रहित यानी कि डी हस्क्ड बोलते हैं नारियल के लिए एमएसपी को रेपसीड और सरसों और खोपड़ा एमएसपी के आधार पर तय की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग सूचीबद्ध की बातें करें तो एमएसपी की सिफारिश सेटिंग, एक मिनट गाइस, सेटिंग, चाहूंगी मैं तुम्हें शाम सवेरे, नाम को तेरे आवाज में, इस साला हो क्यों नहीं रहा है सेटिंग फिटिंग यार, ओ माय गॉड, डोंट वरी यार, ओके, no issue for that, okay, I will start now, come to the, you know, now come to the study, डोंट वरी अबाउट दैट। कह रहे हैं कि इसके अलावा तोरिया छिलका रहित डी हस्क नारियल के लिए एमएसपी रेपसीड सरसों खोपड़ा की एमएसपी के आधार पर की जाती है। कृषि लागत मूल्य आयोग की बात करें तो सूचीबद्ध फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इस पर अंतिम निर्णय लेता है। कौन लेता है, आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, ठीक है। यानी कि सीएपी, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सीसीपीए, आर्थिक मामलों, है ना, इकोनॉमिक, सीसीईए कुछ बोलते हैं, सीसीईए, हाँ, सीसीईए आर्थिक लाइक बोले तो सीसीईए फाइनल निर्णय लेता है, ठीक है। यानी कि कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मंत्रिमंडल है ना, हाँ, कैबिनेट कमिटी, ठीक है। ये जो है कैबिनेट कमिटी ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, ये डायरेक्ट इसका डिसीजन लेता है, ठीक है। आपसे ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया है तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं, कृषि लागत और मूल्य आयोग सूचीबद्ध फसलों के लिए एमएसपी की सिफारिश करता है प्रधानमंत्री की अध्यक्षता वाली आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति, इस पर अंतिम निर्णय लेता है। न्यूनतम समर्थन मूल्य बुआई के मौसम की शुरुआत की घोषित किया जाता है, ठीक है। कृषि लागत और मूल्य आयोग सीएसीपी न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। तो हमने कहा ना, सीसीईए याद रखना है, निर्णय लेता है, और सीएसीपी का मतलब
ये CACP हो गया कृषि लागत और मूल्य आयोग, ठीक है। यानी कि एग्रीकल्चर कृषि लागत है ना, मूल्य आयोग, एग्री कमिट सॉरी P फॉर प्राइस है ना, C फॉर कमिटी, A फॉर एग्रीकल्चर और C फॉर हो जाएगा कॉस्ट, कॉस्ट प्राइस है ना। एक बार थोड़ा हम भूल रहे हैं इसके फुल फॉर्म, आप अब कमेंट में बताना, तो थोड़ा सा हम भूल रहे हैं। CCEA यानी कि एग्रीकल्चर फॉर, क्या बोलते हैं इसको, आई डोंट नो एग्जैक्टली, मैं थोड़ी सी भूल रही हूँ, कंफ्यूज हो चुकी हूँ, हालांकि ये सब मेरे पढ़ा हुआ है सब कुछ। CCACP इसकी फुल फॉर्म क्या होता है, मतलब एग्रीकल्चर, लाइक बोले तो CC सी सॉरी क्या बोलते हैं इसको, CACP, और CACP को बोलते हैं ना कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट प्राइस। अब याद आया, C से कमीशन करो, ठीक है, COMMISSION कमीशन, फिर A फॉर एग्रीकल्चर, तो एग्रीकल्चर यहाँ पे लिखो, एग्रीकल्चर, और C फॉर कॉस्ट, कॉस्ट मतलब प्राइस वही, तो यहाँ पे कॉस्ट लिखो, और P फॉर ये हो जाएगा प्राइस। तो गाइज हम कंफ्यूज थे, कभी कभी होता है इंग्लिश हिंदी, डोंट वरी अबाउट दैट, बस सामने क्वेश्चन आएगा आप टेकल कर लोगे, यू विल टू क्विक टेकल टू द क्वेश्चन, है ना। तो कह रहे हैं कि कृषि लागत मूल्य आयोग CACP, CACP का मतलब कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, ठीक है। ये न्यूनतम समर्थन मूल्य की सिफारिश करता है। सिफारिश का मतलब ये लाइक बोले तो एक सिफारिश करेगा कि भाई इतने इतने 22 जो कीमतों 22 जो न्यूनतम समर्थन जो मूल्य है उसकी प्राइस निर्धारित करना, और फाइनल मोहर जो लगाएगा वो लगाएगा आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय कमेटी, ठीक है, ये याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे भारत की कृषि निर्यात की नीति, इंडिया इंडिया एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट पॉलिसी। तो गाइज 1 घंटे का वीडियो हो चुका है, आप ज्यादा देर का वीडियो रिकॉर्ड करेंगे आपको ऑकवर्ड फील होगा, है ना। नेक्स्ट कल हम 1-2 दिन में सब फाइनल कर देंगे, पक्का, ठीक है। तो मेरा वीडियो हो चुका है कंप्लीट। नेक्स्ट कल हम लोग देखेंगे ये वाले चैप्टर, लाइक भारत की कृषि निर्यात नीति, कल हम लोग कंप्लीट करेंगे। 1 से 2 वीडियो में ये फाइनल हो जाएगा आपका, एंड जो भी इसके जो भी 1-1 घंटे का है सबको हम मर्ज करके इसका सेकेंड मैराथन बनाएंगे, फिनिश हो जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा। एंड वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, प्लीज मेरा चैनल नया है और आप ही लोग को सपोर्ट करना है ना। एंड कमेंट में और बताइएगा इसके बाद जो है, अभी तो चल रहा है, 1-2 दिन में फाइनल हो जाएगा, इसके बाद कौन से चाहते हैं, साइंस एंड टेक चाहते हैं या इंटरनेशनल रिलेशन चाहते हैं, है ना, या सोशल इशू में एक ही चैप्टर एक ही लाइक हम कराए हैं एक बार में, उसी वो तो खैर 1 दिन का काम है, वो फिनिश हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा। ओके चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर ऑफ यू प्रॉपर्ली, बाय बाय।